है ना? कहाँ गए? ये क्वेश्चंस हमने कुछ किए थे एक्चुअली। ठीक है, इससे पहले आगे चले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 4। An electric dipole with dipole moment P is in stable equilibrium in uniform electric field E। ठीक है जी। When disturbed slightly from equilibrium, it oscillates. Find time period of oscillations, है ना, time period of oscillations given that moment of inertia of dipole is I। So 2 pi root I by PE. पहले से कर रखा सवाल। चलो ये ठीक है जी, बाकी बच्चे निकालो। सिचुएशन होगी क्या वैसे देखा जाए तो, जैसे आपका डायपोल पड़ा हुआ है यहाँ पे, पड़ा हुआ है बेटा डायपोल, ऐसे डायपोल मोमेंट पी है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। अगर इस डायपोल को, ठीक है जी, आप यहाँ पे हल्का सा रोटेट कर दो, ऊपर की तरफ कर दो, चलो ऐसे, मतलब आपने कर दिया जैसे रोटेट इसको हल्का सा। ठीक है, तो अब एक चीज देखो, जैसे ही आपने इसको हल्का सा रोटेट किया, क्या इस पे टॉर्क लगेगी Yes जो sir. इसको वापस लाने की कोशिश करेगी? लगेगी ना टॉर्क। मान लो आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा प्रोड्यूस की है यहाँ, इनर्शिया की वजह से रुकेगा कि नहीं रुकेगा? जब भी वापस आएगा नहीं रुकेगा। फिर पता क्या है, फिर ये थोड़ा दूसरी साइड चला जाएगा, देखो ऐसे, देख रहे हो, देन इट विल मूव टू द अदर साइड लाइक दिस। तो अगर आप देखोगे तो ये इस तरह से ना होगा क्या कि जब आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे डिस्टर्ब करके छोड़ोगे, सो देन इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग लाइक दिस। ठीक है, तो इन्हीं ऑसिलेशंस के वो क्या कह रहा है जी, टाइम पीरियड निकालने के लिए बोल रहा है एक्चुअली। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे जो टॉर्क लगेगी किसी भी मूवमेंट पे इस डायपोल पे, वो किसके बराबर हो जाएगी? पी साइन थीटा, जिसको नियरली आप पीई थीटा लिख सकते हो, क्योंकि फॉर स्मॉल थीटा साइन थीटा किसके बराबर हो जाता है? थीटा के। टॉर्क आई अल्फा होगी, तो किसके बराबर हो गया देखो ये, पी थीटा। तो अल्फा किसके बराबर हो गया बेटा, देखो पी ई बाय आई थीटा, यही हो गया ना एक्चुअली। अगर आपको याद हो एंगुलर एसएचएम के लिए Minus हमारे omega पास square theta. ये आती थी ना, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। माइनस साइन वहां पे ये बताता था कि एंगुलर एक्सेलेरेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपोजिट सेंस में है, जो यहाँ पे दिख ही रहे हैं। अगर आप देखोगे जहां पे मैंने थीटा दिखाया हुआ है वो थीटा एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन जो टॉर्क है वो क्लॉकवाइज आएगी। तो माइनस साइन है, पर आपने मैग्नीट्यूड लिखा है इसलिए माइनस नहीं आ रहा। इससे एक चीज पता चल जाती है कि ओमेगा यहाँ पे किसके बराबर हो गया, पी ई बाय आई के रूट के। तो फिर यहाँ पे टाइम पीरियड किसके बराबर हो गया देखो, 2 पाई बाय ओमेगा, तो ये हो जाएगा 2 पाई। ठीक है जी, अंडर रूट ऑफ आई बाय पी, है ना। तो टाइम पीरियड विल बी टू 2 पाई अंडर रूट
I by P। अच्छा, ये रहा एक इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट होता है एक्चुअली, इसीलिए मैंने इसको वेरिएबल्स में भी कराया, क्योंकि इसके ऊपर कई बार आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मिल जाएंगे या कंसेप्चुअल क्वेश्चंस मिल जाएंगे एक्चुअली। तो इट्स वर्थ रिमेम्बरिंग एक्चुअली, आप इस रिजल्ट को डेफिनेटली याद रख सकते हैं कि एक डायपोल का स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई अंडर रूट I बाय P। ठीक है जी, क्लियर है सबको ये वाला मेरे को? अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, एक मिनट पिछली स्लाइड दिखा दो। इलेक्ट्रिक डायपोल, ना इलेक्ट्रिक डायपोल थैंक यू। in non-uniform electric field of a point charge। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक डायपोल in a non-uniform electric field of a point charge। मान लो आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है ना, ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो देख रहे हो जी, ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप पता क्या करना चाहते हो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप एक डायपोल रखना चाहते हो एक्चुअली, तो रख लो जी डायपोल, नॉट एन इश्यू एक्चुअली। तो कहीं पे भी रख लो, दैट रियली डजंट मैटर। जैसे मान लो एक डायपोल आपने यहाँ रख लिया, देखो फॉर एग्जांपल, रख लिया जी डायपोल, वेरी गुड जी। इस डायपोल के चार्जेस लिख लो, मान लो ये माइनस क्यू है और ये क्यू है, तो ये माइनस क्यू वाला किधर को फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बताओ, इधर को, और प्लस क्यू वाला किधर को फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इधर को। ये फोर्स आएगी F2, ये F। क्या ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम होंगी या डिफरेंट होंगी? डिफरेंट होंगी सर। डिफरेंट होंगी। ज्यादा बड़ी कौन सी होगी? F1 F1 इसका मतलब जो नेट फोर्स है वो जीरो नहीं है, नहीं होगी। बड़ी अच्छी बात है। इसलिए हेयर नेट टॉर्क जीरो है कि नहीं है बताओ? नो सर, सर है, जीरो है। एक्चुअली दोनों फोर्सेस सेंटर से पास कर जाएंगे तो टॉर्क प्रोड्यूस कर ही नहीं पाएंगे एक्चुअली, तो यस नेट सर। टॉर्क यहाँ पे जीरो है एक्चुअली। तो यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो, इस सिचुएशन में तो 4-0 नहीं आ रही और टॉर्क है लेकिन जीरो आ रही है एक्चुअली। पर मतलब ये है ना कि यहाँ पे बड़ी सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक सिचुएशन आपने बना ली बस दैट इज फाइनल एक्चुअली, ऐसा थोड़ी होता है एक्चुअली। अब जैसे आपने ये सिचुएशन ले ली एक्चुअली, तो आपने डायपोल को ऐसे रख लिया, देखो अब आपने, अब मान लो ये माइनस क्यू है, ठीक है जी, और ये वाला मेरा क्यू है। अब देखो मैंने मतलब ऐसा रख लिया डायपोल कि दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में क्या हो जाए जी, सेम हो जाए एक्चुअली। ठीक है, तो जैसे ये वाली फोर्स भी एफ है और ये वाली फोर्स भी मेरी एफ है, तो ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम है, पर फिर भी क्या ये कैंसिल तो नहीं हो रही ना, अलग अलग डायरेक्शन में, तो क्या ही यस बोलेंगे सर। यहाँ पे, F net not equal to 0. नॉट इक्वल टू जीरो। क्या टॉर्क जीरो है यहाँ पे? नो सर। No, sir. टॉर्क भी जीरो नहीं है एक्चुअली। तो जनरल से एनालिसिस से आपको क्या पता चला एक्चुअली, इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज, force on dipole is never zero, but torque on the dipole
में और may not be 0, है ना। तो डायपोल पे जो टॉर्क है वो 0 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। समझ में आई बात या नहीं समझ में आई? हाँ भाई, अगर आप इलेक्ट्रिक डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं एक चार्ज के, तो आपकी जो फोर्स है वो 0 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मतलब फोर्स तो 0 होएगी नहीं, टॉर्क 0 हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। क्लियर है भी सबको पॉइंट ये? Yes, sir. अच्छा, होता पता क्या है, देखो वैसे तो मैं बताऊं, नॉर्मली आपके जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो इतने ही होते हैं, फोर्स 0 होएगी, टॉर्क 0 होएगी, नहीं होएगी, ना होएगी। लेकिन वंस इन अ वाइल कई बार आपको बुक्स में ना क्वेश्चन दिख जाता है भाई कितनी फोर्स लगेगी। ऑब्वियसली बात है ना, फोर्स कितनी लगेगी। तो वो निकालने का हमारे पास तरीका तो है, देखो जी, निकाल तो सकते हैं एक्चुअली। और आधा वो दो केसेस में निकालूंगा मैं, देखो। फोर्स ऑन शॉर्ट डायपोल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ऑन इट्स एक्सिस, है ना। फोर्स ऑन short dipole due to a point charge on its axis. मान लो ये आपका डायपोल है बेटा, ठीक है। यहां आपका एक पॉइंट चार्ज है Q, और इनके बीच का डिस्टेंस क्या है जी? R है। पहले एक चीज बताओ, पॉइंट चार्ज की वजह से डायपोल की लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? AQ/R²। बिल्कुल जी। तो KQ/R² यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज ऑन दी लोकेशन ऑफ डायपोल, है ना जी। अब देखो जी मैं क्या करने लगा हूं, potential energy of dipole can be written as, कैसे लिख सकते हैं जी पोटेंशियल एनर्जी? माइनस पीई कॉस थीटा। थीटा कितना है यहाँ पे? 0 डिग्री। माइनस पी और ई कितना है? KQ/R²। फोर्स अगर आपको याद हो, माइनस DU/dr होती है, यस। माइनस माइनस प्लस KPQ D/dr ऑफ R की पावर -2 आ गया, फिर KPQ ये आ गया -2 R की पावर -2 -1। तो फाइनली आपकी फोर्स का फॉर्मूला कितना आ गया बेटा? देखो, -2 KPQ/R³। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी ना स्केलर होती है, तो जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी की मदद से फोर्स निकालते हो तो वहां पे जो पॉजिटिव नेगेटिव साइन आते हैं वो डायरेक्शन को इंडिकेट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपकी जो फोर्स की डायरेक्शन आ रही होगी, इस पे किस तरफ आ रही होगी, मैं आपको बताऊं। फोर्स इस पे किस तरफ आ रही होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो फोर्स किधर आ गई देखो आपके पास यहाँ पे, लेफ्ट साइड में। तो यानी ये चार्ज जो है बेसिकली वो क्या कर रहा है? इस डायपोल को अट्रैक्ट कर रहा है। तो यानी ये नेगेटिव साइन यहाँ पे हमें बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे कैसी फोर्स लग रही है? अट्रैक्टिव फोर्स। वैसे अगर आप देखेंगे ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिवियल सा है। मैंने आपसे पूछा कि चार्ज की वजह से डायपोल पे फोर्स निकाल लो, तो एक तरीका मिल गया आपको। देखो, चार्ज की वजह से डायपोल पे फोर्स निकालने का एक तरीका बताया मैंने। इसको उल्टा नहीं कर सकते थे, फोर्स ड्यू टू डायपोल ऑन चार्ज? तो बताओ चार्ज की लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? 2 KP/R³। किसके बराबर हो गया? 2 KP/R³। ठीक है। और फोर्स कितनी होगी चार्ज पे?
हाँ भाई, 2kp सेम ही होगी सर। 2kpq by rq. 2kpq/r3। इसका मतलब क्या हुआ एक्चुअली? इसका मतलब यही नहीं हुआ कि मैंने बेशक से ऊपर ये बोला कि पॉइंट चार्ज की वजह से डायपोल पे निकाल लो, अगर मैं डायपोल की वजह से पॉइंट चार्ज की लोकेशन पे निकाल लेता तो भी उतनी फोर्स आती। मतलब बात यह है कि यहाँ पे चार्ज जो डायपोल पे फोर्स लगाएगा और डायपोल जो चार्ज पे फोर्स लगाएगा, वो फोर्सेस क्या होंगी मेरे पास? Equal and इक्वल एंड opposite. अपोजिट, इक्वल है ना? तो इसका मतलब पॉइंट चार्ज की वजह से डायपोल पे फोर्स निकालनी है और डायपोल की वजह से पॉइंट चार्ज पे फोर्स निकालनी है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा मैग्नीट्यूड वाइज। जो आसानी से निकल जाए वो आप निकाल सकते हैं एक्चुअली। ठीक है जी। सिर्फ मैंने एक तरीका बताया कि अगर मैं एडमेंट हूं कि मुझे पॉइंट चार्ज की वजह से ही डायपोल पे निकालनी है तो मुझे कैसे निकालनी पड़ेगी। और अगर डायपोल की वजह से पॉइंट चार्ज पे निकालनी है, दैट कैन बी डन इन अ मच इजियर वे, क्योंकि डायपोल का ऑलरेडी हमें फील्ड पता ही है। भैया तो फील्ड पता ना होता तो फिर फील्ड ढूंढना पड़ता, वो बात अलग है। फील्ड पता ही है और फील्ड को पॉइंट चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म हो जाती है एक्चुअली। ठीक है जी, क्लियर है जी? इंटरेस्टिंग बात है जी। एक और चीज देखो, force between two short dipoles placed coaxially। ठीक है जी, दो छोटे डायपोल्स एक ही एक्सिस पे जो रखे हुए हैं उनकी वजह से पूछ रहे हैं भाई फोर्स। तो सिंप्लिसिटी के लिए मैं पता क्या करता हूं, मैं ही मान लेता हूं कि दोनों डायपोल मूवमेंट्स क्या हैं, एक ही डायरेक्शन में। देख रहे हो भाई? अब P1 की वजह से P2 की लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा भैया? राइट साइड को। Right side. ये इलेक्ट्रिक फील्ड 1 है, किसके बराबर होगा ये? 2kp by r. R क्यूब ड्यू टू P1 एट लोकेशन ऑफ P2। अच्छा एक चीज बताओ, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी लिखनी हो तो कितनी लिखोगे? -P2 E1 और एंगल उनके बीच में cos 0 है ही है, एंगल तो थीटा 0 है ही है, तो ये आ जाएगा -P2 E1 कितना हो गया? 2kP1 बाय आर क्यू। तो किसके बराबर हो गया देखो ये? -2kP1P2 बाय आर क्यू। एस फोर्स किसके बराबर होगी देखो? -du/dr, तो माइनस माइनस प्लस 2kP1P2 d/dr ऑफ r की पावर -3। तो किसके बराबर हो जाएगा देखो? 2kP1P2, यहां आ जाएगा -3 r की पावर -3 -1। -1. तो यहाँ पे फाइनली जो आपकी फोर्स आ गई वो -6kP1P2 बाय r की पावर 4 आ गई देखो, है ना? r की पावर 4 आ गई। और जो यहाँ पे माइनस साइन है ये अगेन क्या इंडिकेट करता है? Attractive force. कि अट्रैक्टिव फोर्स है ना? ऊपर अगर दिखाना चाहें तो दिखाया जा सकता है कि जो हमारी फोर्स यहाँ पे लगी होगी दैट विल बी इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है ना जी? तो ये हमारी फोर्स की डायरेक्शन आ गई एक्चुअली। तो मतलब पॉइंट ये होता है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल के ऊपर, शॉर्ट डायपोल पे खासतौर पे फोर्स निकालने का एक आसान तरीका क्या रहता है जी आपके पास? पोटेंशियल एनर्जी लिख के फिर निकालना। ठीक है जी? चीजें ना थोड़ी कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं, तो हम लोग खैर उतना पढ़ते नहीं होते एक्चुअली। एक चीज तो यहाँ पे लेकिन इंटरेस्टिंग टू नोट है एक्चुअली कि दो चार्जेस के बीच का फोर्स 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन दो छोटे डायपोल्स के बीच का फोर्स 1 by r4. 1/r की पावर 4। इंटरेस्टिंग सा तो है एक्चुअली। समझ आ गया बेटा जी?
क्लियर है जी? जितना मैंने करा दिया ना डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज एक्चुअली मोर देन इनफ। इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं होती एक्चुअली। मतलब वैसे और भी चीजें होती हैं डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, बट जैसे मैंने शुरू में बताया कि वैसे तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सिर्फ इतना ही होता है जितना इस स्लाइड पे आपको दिख रहा है। फोर्स जीरो है, नॉन जीरो है, रादर फोर्स की कैलकुलेशन के क्वेश्चंस नहीं होते आपके सिलेबस में, बट फिर भी बुक्स में दिए रहते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी टाइप से है कि पूछा जाएगा क्यू चार्ज पी पे कितनी फोर्स लगा रहा है, लेकिन आप निकाल लोगे पी की क्यू पे, वो इक्विवेलेंट अपोजिट कर दोगे। ये जेन्युइनली क्वेश्चन है, क्योंकि ये तो दो डायपोल्स के बीच का फोर्स आप वैसे तो निकाल ही नहीं पाओगे ना, ये इसी तरीके से निकालना पड़ेगा एक्चुअली। इस पे कई बार ये एक आधा क्वेश्चन कुछ मिल जाता है एक्चुअली आपको, बहुत ज्यादा तो वैसे भी नहीं मिलेंगे एक्चुअली। तो हम लोग भी एक दो क्वेश्चन तो जरूर कर लेंगे। फोर्स बिटवीन टू short dipoles separated by a distance r is f. Find force between them if their separation is doubled. F by 16. F by 16. F by 16. Yes. ठीक है बेटा जी, बिल्कुल सही है। जैसे ये P2 है, ये R है, ये P1 है, तो जो फोर्स हो जाएगी वो 6K P1 P2 बाय R की पावर 4 हो जाएगी। अगर आप सेपरेटेबल कर दोगे, है ना, तो 6K P1 P2, R की जगह 2R आ गया, तब देखोगे कि पुरानी फोर्स बाय 16 हो जाएगी एक्चुअली, है ना। तो जैसे इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में भी कर सकते थे ना, F की कोई वैल्यू दे दो पहले, फिर बाद में सॉल्व करवा लो। क्लियर है जी सबको ये वाला? ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2, in the figure shown, find force and direction of torque on dipole. ये रहा जी मेरा डायग्राम। सर पिछली स्लाइड दिखा दो। थैंक यू सर। नहीं है सर फोर्स इज इक्वल टू 0। नहीं, जीरो नहीं आएगी बेटा। सर क्लॉकवाइज आ रहा है डायरेक्ट।
फोर्स की डायरेक्शन, फोर्स देखनी चाहिए थी ना पहले, तो फोर्स कितनी है। अब एक चीज देखो, मे बी चार्ज की वजह से डायपोल पे निकालना टेढ़ा लग रहा हो, लेकिन डायपोल की वजह से चार्ज की लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होएगा कि नहीं होएगा, मुझे बताओ। Yes, sir. कितना आएगा डायपोल का ये इलेक्ट्रिक KP by फील्ड? RQ. KP बाय आर क्यूब। तो इसका मतलब जो फोर्स आएगी क्यू पे, वो किसके बराबर हो जाएगी? देखो QE, तो किसके बराबर होगी? KP क्यू बाय आर क्यूब। तो फोर्स ऑन द डायपोल भी मैग्नीट्यूड में इसके बराबर ही रहेगी ना, तो किसके बराबर होगी? देखो KP क्यू बाय आर क्यूब। और डायरेक्शन में क्या रहेगी बेटा? ऑपोजिट। इस पे फोर्स किस तरफ लग रही है? नीचे। नीचे। तो इस पे फोर्स किधर को लग रही होगी? ऊपर। तो यानी अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो फोर्स मेरे पास आ रही है ये ऊपर की तरफ आ रही है एक्चुअली। अच्छा एक और चीज देखो, ये जो पॉइंट चार्ज है इसकी वजह से डायपोल की लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होएगा? Right hand side. डायपोल मोमेंट उसके परपेंडिकुलर है अभी फिलहाल, तो जो टॉर्क आएगी वो ऐसे नहीं आएगी कि डायपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल लाने की कोशिश करे। हाँ भाई, तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो? हियर टॉर्क विल बी क्लॉकवाइज, है ना। अब जैसे होता पता क्या है, देखो जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं एक्चुअली, कई बार ना इन क्वेश्चंस को जैसे हैं तो ये एक किस्म से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, बट इनको ना थोड़ा कंसेप्चुअल जामा पहना दिया जाता है जी, कंसेप्चुअल कपड़े। एक्चुअली कैसे बोलेंगे? इन द फिगर शोन इफ डायपोल इज रिलीज्ड, ये किधर को मूव करेगा? ऊपर को, नीचे को, लेफ्ट को, राइट को, और किधर को रोटेट करेगा? क्लॉकवाइज करेगा, एंटी क्लॉकवाइज करेगा, या रोटेट ही नहीं करेगा एक्चुअली। बात समझ रहे हो? तो मतलब ये होती है कि ये चीजें, मतलब ये क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल ही है प्रॉपरली, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसको फिर वो कई बारी मतलब नंबर्स में इंटरेस्टेड ना होके, है ना, डायरेक्शन में इंटरेस्टेड है कि टॉर्क की डायरेक्शन किधर है, फोर्स की डायरेक्शन किधर है। ठीक है जी, चलो जी। खैर तो हाँ जी, सर ये फोर्स की डायरेक्शन प्लीज बता सकते हो, अब आपने कैसे देखी? इक्वल एंड अपोजिट। चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन नीचे है तो डायपोल पे ऊपर होएगी। एक्शन रिएक्शन। ओके सर। चार्ज पे तो नीचे ही आएगी ना। हाँ भाई, चार्ज पे तो नीचे ही आएगी, जिधर को इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर को आ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज है हमारा। यस सर। अब हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग on its axis. Electric field of a uniformly charged ring on its axis. मान लो जैसे आपके पास ना ये यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है बेटा, रेडियस आर की। आपने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया O, जो कि यहाँ से सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है जी? एक्स डिस्टेंस पे। हमारी जो रिंग है ना ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, देखो ऐसे यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, दैट्स नॉट अ इशू एक्चुअली। देख रहे हो? तो ये मेरी रिंग है, कैपिटल Q चार्ज है इसके ऊपर, एंड दिस इज पॉजिटिवली चार्ज एक्चुअली। अब मुझे चीज बताओ कि मुझे ना O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो फिर मैं कैसे निकालूं एक्चुअली? O पॉइंट पे अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हाउ शुड आई फाइंड आउट एक्चुअली? देखो जी, मुझे ना पॉइंट चार्ज का फील्ड पता है। किसका फील्ड पता है जी? पॉइंट चार्ज का। तो रिंग भी बहुत सारे पॉइंट चार्ज से मिलके बनी है कि नहीं बनी है, बताओ भाई? बनी है। तो आप ऐसे ही एक पॉइंट चार्ज ले लो, जैसे यहाँ पे ले लिया आपने। मान लो ये वाला चार्ज आपका कितना हो गया? DQ।
इसकी वजह से ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होएगा, देखो किधर किधर को होएगा भाई, बोल सकते हैं ऐसे, नहीं बोल सकते, बताओ। यस सर। बोल सकते हैं ना ऐसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इधर हो जाएगा एक्चुअली। अच्छा इसी तरह से मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया मेरा, कुछ भी लगा लो चलो, सॉरी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, देखो यहाँ पे ये हो गया डी। डीई जो मैग्नीट्यूड में पता है कितना हो जाएगा, मान लो ये आर है, तो किसके बराबर हो गया ये, के डी क्यू बाय आर स्क्वायर। ये एंगल आ गया मेरे पास थीटा, ये आ गया जी। अगर मैं इसी डी क्यू चार्ज के बिल्कुल अपोजिट एक और एलिमेंट ले लूं, यहाँ पे देखो, देख रहे हो यहाँ पे डायगोनली डायमेट्रिकली अपोजिट, उसकी वजह से ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो तो किस तरफ आएगा, आएगा जी इधर को, हाँ जी, ये देखो यस सर। ये भी उतना ही आएगा कि अलग आएगा, उतना ही आना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड में उतना ही आएगा, डायरेक्शन वाइज फर्क है। तो ये आ गया देखो थीटा यहाँ पे। अगर इन दोनों के कंपोनेंट्स को ऐड किया जाए तो जो परपेंडिकुलर टू एक्सिस वाले कंपोनेंट्स है वो तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और अलोंग द एक्सिस वाले कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे बेटा, देखो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे ना। तो यानी जो मेरा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किस तरफ आएगा, अलोंग द एक्सिस आएगा एक्चुअली। अभी ये अवे फ्रॉम द सेंटर दिख रहा है क्योंकि आपने पॉजिटिवली चार्ज रिंग ली है, अगर नेगेटिवली चार्ज रिंग लेते तो किस तरफ दिखता, टुवर्ड्स द सेंटर। तो यहाँ पे एक तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेयर components of electric field perpendicular to axis will cancel and along the axis will add. So अगर आपको अब यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो पता कैसे मिलेगा, जो ये डीई कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स आएंगे ना, डीई कॉस थीटा ही आएंगे ना, देखो ये भी थीटा आएगा, ये भी थीटा आएगा, तो जो ये डीई कॉस थीटा वाले कंपोनेंट्स हैं इनको आप ऐड करो। डीई कितना है खुद डी क्यू बाय आर स्क्वायर, और यहाँ पे कॉस थीटा हो गया। अच्छा मुझे एक चीज बताओ यहाँ पे इंटरेस्टिंगली, कि यहाँ पे सभी एलिमेंट्स के लिए, रिंग के जो सभी एलिमेंट्स हैं उनके लिए कॉस थीटा आर ये सेम रहेंगे कि डिफरेंट रहेंगे, हाँ जी सेम रहेंगे सर। सेम रहेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे किसके बराबर हो गया, देखो ये के कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, और ये डी क्यू डी क्यू डी क्यू डी क्यू एड करेंगे तो टोटल चार्ज नहीं आ जाएगा, तो ये के क्यू बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा हो गया एक्चुअली। तो यहाँ पे एक चीज बताओ कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, देखो आपका के क्यू बाय आर स्क्वायर, कॉस थीटा डायग्राम में देख के बताओ कितना है, एक्स बाय एक्स बाय आर, और आर की वैल्यू भी डायग्राम से देख के बताओ कितनी है, कैपिटल आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर हाफ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये फाइनली हमारा फॉर्मूला किसके बराबर बन गया, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो आपके पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू दिस मच, यही हो गया ना एक्चुअली। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस। हाँ भाई समझ आ जाती है। तो एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी एक्सिस पे किसके बराबर हो जाता है जी, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और ये अलोंग द एक्सिस आएगा। पॉजिटिवली चार्ज रिंग है तो अवे फ्रॉम द सेंटर, नेगेटिवली चार्ज रिंग है तो टुवर्ड्स द सेंटर। यहाँ पे एक्चुअली इंटरेस्टिंगली आप ना कुछ केसेस भी बना सकते हो कि जैसे सेंटर पे कितना फील्ड होगा, सेंटर के नजदीक वाले पॉइंट्स पे कितना फील्ड होगा, बहुत दूर वाले पॉइंट्स के ऊपर कितना फील्ड होगा, तो मतलब कई सारे केसेस बनाए जा सकते हैं। तो जैसे सबसे पहला केस हम लोग क्या बनाएंगे, एट सेंटर, सेंटर पे एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया,
0। अगर मैं x की वैल्यू 0 ही डाल देता हूं तो आपका जो फॉर्मूला है के क्यू, फिर यहाँ 0 आ गया, नीचे क्या आ गया देखो, r² 0² की पावर 3/2, तो 0 ही आ गया। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना हो जाता है भैया? 0। 0 हो गया ना, बड़ी अच्छी बात है। देखो अब केस 2 देखो, फॉर पॉइंट्स वेरी क्लोज टू सेंटर, है ना, फॉर पॉइंट्स वेरी क्लोज टू द सेंटर। अब देखो जी, अगर मैं पॉइंट्स क्लोज टू द सेंटर ले लेता हूं तो आप एक चीज जानते हो ना भैया, r² कि x विल बी वेरी लेस देन r। इसका मतलब r² प्लस x² को क्या लिख सकते हैं नियरली? r²। और इलेक्ट्रिक फील्ड नियरली कितना हो जाएगा देखो, ऊपर आ गया kqx और नीचे आ गया सिंपली r² और उसकी पावर 3/2, तो किसके बराबर हो गया देखो, kqx बाय r3, kqx बाय r3, केस 3 for points far away from center। अगर आप फार अवे पॉइंट्स लो है भाई, तो फार अवे पॉइंट्स के लिए क्या आएगा बेटा, मुझे बताओ। अब r बहुत बड़ा हो जाएगा x से, बोल सकते हैं? सर एक्स बड़ा x बहुत बड़ा सॉरी, सर x बड़ा हो जाएगा r से। हाँ, x बहुत बड़ा हो जाएगा r से। इसका मतलब जो ये r² प्लस x² वाली टर्म है, इसको नियरली क्या लिख सकते हैं? x²। अच्छी बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नियरली देखो जी क्या हो जाएगा, kqx, नीचे कितना हुआ, x² का क्यूब। 3/2, तो किसके बराबर हो गया देखो, ये kq बाय x² नहीं बचा खाली। यस सर। वैसे ये जो फॉर्मूला आया है kq बाय x², ये कैसा दिखता है तुम्हें? q बाय पॉइंट चार्ज की वजह r², से इलेक्ट्रिक पॉइंट फील्ड चार्ज होता है। हाँ, जस्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज। वैसे आप देखो, आइडियली अगर आप किसी रिंग से बहुत दूर हो तो वो आपको रिंग तो नजर आएगी नहीं, पॉइंट ही नजर आएगी, है ना। तो इस करके फील्ड क्या हो जाएगा जी, पॉइंट चार्ज के जैसा। अच्छा एक और चीज बताओ, एक्चुअली आप किसी भी, है भाई, किसी भी अगर हम उसको देखें, किसको जी, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, फाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, और उससे बहुत दूर जाके देखें, तो क्या हर फाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें पॉइंट चार्ज की तरह नहीं दिखेगी दूर से? दिखेगी। yes sir. यस सर। तो यानी किसी भी तरह की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, फाइनाइट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का लार्ज डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसा नजर आना चाहिए, पॉइंट चार्ज के जैसा। क्यों भाई, समझ आई बात? नहीं समझ में क्लियर है जी? ओके, इट्स वेरी गुड एक्चुअली। तो ये मेरे पास आ गया देखो यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे ना एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखो आप, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। ठीक है, तो मतलब मान लो कि आप सेंटर पे खड़े हो, आपकी लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 0। अब आप चलना शुरू करोगे तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है ना, यस सर। यानी 0 से बढ़ा होगा, फिर आप दूर जा रहे हो, फाइनली ये घटना शुरू करेगा नहीं करेगा पॉइंट चार्ज की तरह? यस सर। तो यानी बीच में कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हुआ होगा। यस yes सर। sir. ठीक है जी, तो वो मैक्सिमम हम लोग कहाँ पे ढूंढ सकते हैं भी, वो एक्स की कौन सी वैल्यू होगी जहां पे रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम है, ढूंढ तो सकते हैं एक्चुअली। ठीक है जी, तो बड़ा इंटरेस्टिंगली देखो, हियर electric field at center is 0. If we move away from center, then electric field will first increase, then decrease. It will
become maximum for certain value of x. ठीक है जी, for maxima de by dx कितना हो जाना चाहिए? 0। मतलब d by dx ऑफ कौन सा एक्सप्रेशन 0 हो जाना चाहिए? ये वाला एक्सप्रेशन। क्यों भाई? और देखो जी, के क्यू का तो कोई लेना देना है नहीं, यहाँ पे नहीं लेना देना ना, तो के क्यू को करो पासे। ये एक्सप्रेशन आ गया जी 0। और कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? क्वेश्चन रूल लगा के। कौन सा रूल लगा के? क्वेश्चन रूल। क्या होता है जी? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, उसके बाद न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, तो पहले तो पावर डिफरेंशिएशन होगी चेन रूल के हिसाब से, तो 3/2 आगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 - 1, उसके बाद इनटू अंदर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन, आर स्क्वायर का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, फाइनली दैट इज 0। ये आ गया देखो यहाँ पे। देखो जी, डिनोमिनेटर का तो कोई मतलब नहीं है, वो तो चला ही गया, तो आपका जो बचा इक्वेशन वो ये बचा, देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कितना बचा जी? 3/2, और यहां से ये 2 कट गया, तो वहां आ गया इक्वल टू 3x², और ये आ गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। ये पूरा कट सकता है जी यहाँ से, ये 1/2 जब यहाँ कट जाएगा ना 1/2, तो 1 ही बचेगा देखो यहाँ पे। हाँ भाई, ठीक है ना? फिर क्या बचा जी लेफ्ट हैंड साइड में? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और राइट साइड क्या बचा? 3x²। तो आर स्क्वायर यहाँ पे पता है किसके बराबर हो गया? 2x² के। फाइनली x की वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस r/√2। किसके बराबर आ गई? प्लस माइनस r/√2। हाँ भाई, ये क्लियर है सबको? यस सर। है ना? तो यानी वो कौन सा पॉइंट है जहां पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा सबसे ज्यादा आ रहा है जी? एक्चुअली r/√2 है ना, जो हमारा जहां पे सबसे मैक्सिमम आ रहा है वो बेसिकली r/√2 वाला पॉइंट है। समझ आई बात बेटा जी? तो अब एक चीज देखो, x पे 0 हो गया है भाई, x पे 0 हो गया, और इन्फिनिटी पे 0 होएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मैक्सिमम कहाँ पे होएगा? r/√2 पे। और नजदीक वाले पॉइंट्स पे कैसा बिहेवियर होएगा? देखो, अगर आप पीछे की तरफ देखें, e प्रोपोर्शनल टू x आ रहा है, लीनियर सा बिहेवियर होएगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करते हैं, है ना जी? तो वो ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा, देखो जी यहाँ पे, है ना जी? ये है जी हमारा ग्राफ, देखो यहाँ पे। तो ये E और X का ग्राफ है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और X का ग्राफ है। इसमें आप एक चीज देखोगे ना, जैसे ये सेंटर है, बेसिकली दिस इज सेंटर, ठीक है? तो जब आप यहां से आगे की तरफ बढ़ते हैं सेंटर से, तो शुरू में ग्राफ ये स्ट्रेट लाइन है, फिर ये बढ़ता जाएगा, r/√2 पे मैक्सिमम होएगा, और उसके बाद क्या होएगा बेटा जी? ये घटेगा इन्फिनिटी तक जाके। इसमें ना आप एक चीज देखो कि ये ना हमारा पॉजिटिवली चार्ज रिंग के लिए है, दिस इज फॉर पॉजिटिवली चार्ज रिंग। मैं यहां लिख देता हूं, देखो ऐसा क्यों? एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे आपके रिंग अगर पॉजिटिव है, मान लो, देख रहे हो, जैसे रिंग अगर पॉजिटिव है, तो ये वाला जो पॉइंट आप लोगे, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होएगा, और ये वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होएगा? इधर। मतलब अगर x पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव है, x नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है? नेगेटिव है। लेकिन अगर ये नेगेटिवली चार्ज रिंग होती तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता? लेफ्ट साइड को, और इस पॉइंट पे राइट साइड को। मतलब जब x पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव टाइप से है। तो अगर यही डायग्राम आपको नेगेटिवली चार्ज रिंग के लिए ड्रॉ करना पड़े, तो उसमें ये हो जाएगा कि ये वाला जो पोर्शन है ये नीचे की तरफ आएगा, और ये वाला जो पोर्शन है ये किस तरफ आ जाएगा? ऊपर की तरफ। दैट इज ओनली डिफरेंस, और कोई डिफरेंस यहाँ पे है नहीं है एक्चुअली।
समझ में आ गया जी? एक्चुअली क्लियर है जी ये सबको, यस है ना? सर। तो जितने भी हमने रिजल्ट्स निकाले थे वो यहाँ पे रखे हुए हैं। अच्छा, ये r/√2 वाला रिजल्ट बेशक से मैंने डेरिवेशन करके निकाल दिया, अभी ऐसे होता है कई बार तो हम डेरिवेशन कराते भी नहीं है, वैसे ही बच्चों को बोल देते हैं भी खुद से देख लेना, बट चलो मैंने करवा दिया। पर एट द एंड रिजल्ट ही याद रखना एक्चुअली, है ना? डेरिवेशन का तो कोई एप्लीकेशन नहीं मिलेगा आपको, रिजल्ट का जरूर मिल जाएगा एक्चुअली। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप डेफिनेटली कुछ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एनालॉजी आप देख सकते हो, है ना? और वो एनालॉजी क्या है वो देखो जी इंटरेस्टिंगली। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, आपने पता क्या किया, वाई एक्सिस पे ना 2 पॉइंट चार्ज रख लिए ऐसे सिमेट्रिकली, ये डिस्टेंस भी ए है, ये भी ए है, ये पॉइंट पी है जो यहां से एक्स डिस्टेंस पे है। अब एक चीज बताओ, पी पॉइंट पे वो जो ऊपर वाला प्लस क्यू चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को आएगा? इधर को आएगा देखो। और नीचे वाले की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को आएगा। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखो तो ये देखने में वैसा ही नहीं लग रहा जैसे रिंग के केस में आता है, यस है ना? तो इन दोनों का भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को आ जाएगा बताओ मुझे? कॉस थीटा। along the x-axis. अलोंग द एक्स एक्सिस ही आ जाएगा ना, इन दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा नेट, वो इधर ही आ जाएगा ना, देखो ये ऐसे ये आ जाएगा इनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे। इंटरेस्टिंगली ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कितना आएगा? देखो मैं आपको बताता हूँ, ये आ जाएगा के, उसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। बस आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि यहाँ पे क्या चीज क्या है। क्यू क्या है यहाँ पे? टोटल 2q, है ना? 2 छोटा क्यू। और आर क्या है यहाँ पे? ए है। एक्चुअली होता पता है क्या है, देखो ये जो दो चार्जेस वाले है ना, इस तरह के क्वेश्चंस आपको कई बारी बुक्स में मिल जाते हैं। अब ये बात आपको पता चल रही है ना कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्स एक्सिस वैसा ही होगा जैसा रिंग का होता है। तो जितने भी रिजल्ट्स आपने रिंग के लिए निकाले हुए हैं वो सारे रिजल्ट्स इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते कर कर सकते सकते हैं। हैं सर। मतलब आपको इसके लिए रिजल्ट दोबारा निकालने की जरूरत तो नहीं है ना एक्चुअली। तो कई बार पता है क्या करते हैं कि ये लोग ना जैसे क्वेश्चंस इस तरह से फ्रेम कर दिए भी है तो इसके रिजल्ट रिंग जैसे, पर बजाय क्वेश्चन रिंग का पूछने के इसका क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं। अच्छा, जो बच्चा ये रियलाइज नहीं कर पाता कि इसका रिजल्ट रिंग जैसा ही होगा, वो क्या करेगा बेचारा? वो सारे रिजल्ट दोबारा से ड्राइव करेगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट दोबारा से रियलाइज ड्राइव करेगा। मे बी इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट डिराइव करने के बाद शायद उसको लगे या समझ में आए कि ये रिंग के जैसा ही है, तो डायरेक्टली वही रिजल्ट यूज कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे ये पूछूं कि वो एक्स की कौन सी वैल्यू होगी जहां पे जिसकी वजह से इन दोनों का फील्ड मैक्सिमम होएगा, तो वो तो A आर by बाय root रूट टू 2. होती है। आर तो यहाँ बाय पे रूट ए, टू। हाँ तो आर बाय रूट टू, तो आर यहाँ पे ए के बराबर है तो ए बाय रूट टू होगी। मतलब सोच के देखो ना कि ये आसान हो गया। अगर मान लो कि मेरे को ये रियलाइज ना हो कि ये रिंग वाला केस है, तो मैं क्या करूंगा फिर? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लिख के फिर डिफरेंशिएट करूंगा, तो वो टाइम खराब हो जाएगा ना मेरा बहुत सारा। अच्छा, ये कॉमन भी बड़ा होता है क्वेश्चन इस तरह का। ये क्लियर है सबको ये वाला? ठीक है जी। चलो जी, अब हमें काम करते हैं, हम यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं रिंग के ना। करें जी? आओ जी। In the figure shown, find electric field at O. ठीक है ना? In the figure shown, find electric field at O. ये रिंग जी uniformly charged with charge
क्यू, इसका सेंटर है, ये पॉइंट ओ है, ठीक है जी, और ये डिस्टेंस है r बाय √3। एंड व्हाट इज r एक्चुअली, नहीं r बाय √3 नहीं यार, r लेना, r √3 r ले लो, कैलकुलेशन तो टफ हो जाएगी ऐसे तो। ठीक है, ये r है और ये √3 r है वो पॉइंट का डिस्टेंस, ये हो गया जी मेरा। ठीक है जी, दैट्स इनफ। आंसर बता दीजिए कितना है। सर √3 KQ by 8R कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो, के क्यू एक्स बाय r² + x² की पावर 3/2, कितना है जी यहाँ पे, √3r, ये हो जाएगा r² और x² कितना हो गया, 3r², इसकी पावर कितनी होगी, 3/2। सो √3 KQR डिवाइडेड बाय 4r² की पावर 3/2। √3 KQR, 4r² का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 2r, है ना बेटा। फिर ये कितना आएगा देखो, √3 KQR, 2r का क्यूब कितना आएगा भैया, 8R3 तो फाइनली आंसर कितना आ गया देखो, √3 KQ बाय 8r², है ना, √3 बाय 8 KQ बाय r²। क्लियर है भाई सबको ये वाला, देख लो भाई, क्लियर है ना ये। चलो यस सर। अगला सवाल करें फिर। क्वेश्चन नंबर 2, in the figure shown, find x for which electric field is 0 at oh ये कहां से आ गया भाई, इस केस में हमारा जो ये रिंग का चार्ज है ना, ये 8q है बेटा, और हमने क्या किया हुआ है कि सेंटर पे एक -q चार्ज रखा हुआ है, ये मेरा पॉइंट O है जो कि यहां से x डिस्टेंस पे है, तो आपको x की वो वैल्यू ढूंढ के निकालनी है, जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा जी, हाँ जी, 0 हो जाएगा। Sir, R divided by √3. हाँ जी, देखो एक्चुअली सीधी सी बात है ना, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो राइट साइड को है, और हमारा जो ये -q चार्ज है इसका फील्ड किस तरफ है जी, लेफ्ट साइड को, तो -q का इधर को है और रिंग का इधर को है, तो देखो अपोजिट होने वाली तो प्रॉब्लम है नहीं है, तो मतलब आप ये लिख सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड O पॉइंट पे तो जो हमारा -q का फील्ड है और जो रिंग का फील्ड है, इनको क्या होना पड़ेगा जी, एक्चुअली मैग्नीट्यूड में बराबर,
माइनस क्यू का फील्ड वहां पे कितना हो जाएगा, देखो के क्यूब एक्स स्क्वायर सॉरी, और रिंग का कितना हो गया बेटा, देख तेरा के क्यू एक्स बाय आर, मैंने कुछ मिस किया है ना एक्चुअली, के 8 क्यों आना? हाँ 8 क्यू आना था, 8 क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो क्या कट जाएगा बेटा, देखो यहाँ से के क्यू कट गया, देखो यहाँ से, और तो कुछ कटा नहीं एक्चुअली। तो इसको देखो थोड़ा आराम आराम से सॉल्व करना चाहिए, मिस्टेक होने के चांसेस कम होते हैं। जैसे 3/2 हो गया एक्चुअली, और ये कितना हो गया मेरा 8 एक्स क्यूब हो गया। इसका ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, 2x का क्यूब, तो पूरे का ना क्यूब रूट ले लो, तो आप देखोगे लेफ्ट साइड में बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और यहाँ आया जी 2x, फिर आप स्क्वायर ले लो पूरे का, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये किसके बराबर हो गया 4x स्क्वायर। इसका मतलब आर स्क्वायर यहाँ पे किसके बराबर हो गया 3x स्क्वायर, इसके बराबर हो गया। एंड फाइनली x की वैल्यू किसके बराबर होगी, प्लस माइनस r/√3। प्लस माइनस इसलिए आ जाता है आंसर क्योंकि रिंग के एक तो राइट साइड में आ जाएगा और एक इधर आ जाएगा जी लेफ्ट साइड में आ जाएगा। समझ आएगा बेटा जी, क्लियर है जी। आओ जी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। In the figure shown, a charge minus q is released on the axis of ring very close to center of ring. Find time period of its oscillations. ये चार्ज माइनस क्यू है, मास एम है, बहुत नजदीक इसको छोड़ा एक्चुअली हमने, और ये ऑसिलेट करेगा। वैसे क्यों करेगा ऑसिलेट, क्योंकि आप देखोगे ना अभी रिंग इसको अट्रैक्ट कर रही होगी टुवर्ड्स द सेंटर, कर रही होगी, तो ये फिर टुवर्ड्स द सेंटर भागेगा, फिर इनर्शिया की वजह से रिंग के दूसरी साइड चला जाएगा, है ना जी। वहां पे फोर्स इस पे ऐसे लगेगी, मतलब राइट में है तो फोर्स लेफ्ट में लगेगी, लेफ्ट में है रिंग के तो फोर्स राइट में लगेगी। तो ये जब इधर से इधर जाएगा फिर यहाँ पे रिटार्ड होएगा, रुकेगा, फिर वापस आएगा, तो इस तरह से ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगा एक्चुअली, दैट्स इट। तो ऑसिलेट तो करेगा। अब आपको ये बताना है इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना है। Sir, 2 by under root of mrq by k capital Q small q. एक चीज देखो ना, हाँ देख लेते हैं। फॉर पॉइंट्स वेरी क्लोज टू सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है रिंग का, हाँ भाई kqx by r. X by R क्यों? बिल्कुल सही है, के क्यू एक्स बाय आर क्यू होता है जी। इसका मतलब फोर्स किसके बराबर होगी, क्यू इंटू ई, सो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय आर क्यूब एक्स हो गया। और एक्सेलेरेशन कितनी होगी, फोर्स बाय मास, तो के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाय एम आर क्यूब एक्स। अगर आप इसको देखो तो यहां पे ये इक्वेशन एसएचएम की इक्वेशन नहीं दिख रही है आपको, हाँ भाई Yes, sir.
सो दिस इंप्लाइज कि ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर होगी बेटा, देखो के क्यू क्यू बाय एम आर क्यूब का रूट। तो यानी ये पार्टिकल रादर यहाँ पे एसएचएम कर रहा है एक्चुअली। वैसे भी हमें टाइम पीरियड एसएचएम का ही निकालना आता होता है, तो वो तो एक सिंपल गैस है वैसे तो ये आंसर आ जाएगा। तो 2 पाई अंडर रूट किसके बराबर आ गया बेटा, देखो एम आर क्यूब के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। कई लोग यहाँ पे के की वैल्यू भी डाल देते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट, बट वो थोड़ा सा और बड़ा लगेगा एक्सप्रेशन देखने में, तो हम इसको स्मॉल के टर्म में रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वैसे हमें पता तो है ही, डालनी होगी तो डाल ही देंगे एक्चुअली। ठीक है जी, तो ये आ गया, देखो जी हमारे पास आंसर यहाँ पे। खैर देखो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं नॉर्मली। क्वेश्चंस तो खैर जितने मर्जी करते रहो, दैट इज एंडलेस, है ना। यू कैन हैव एज वेरी क्वेश्चंस एज यू वांट, क्योंकि जब आप एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हो, फिर आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के क्वेश्चंस बना सकते हो, जो ये वाला क्वेश्चन था कि एक चार्ज भी है, पॉइंट चार्ज, और एक रिंग भी है। ये सुपरपोजिशन टाइप का ही है ना, कि रिंग का फील्ड रिंग के फॉर्मूले से लिखो, पॉइंट चार्ज का फील्ड पॉइंट चार्ज के फॉर्मूले से लिखो। यहाँ पे कहीं पे डायपोल भी फिट कर सकता था मैं, फिर डायपोल का फील्ड डायपोल वाले फॉर्मूले से। की पता है क्या है, देखो मैं बताता हूँ एक्चुअली। कुछ बच्चे ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कुछ क्वेश्चनों में, और कारण बताऊं क्या होता है एक्चुअली। मतलब उनको मतलब ये चीज डाइजेस्ट नहीं होती कि इलेक्ट्रिक फील्ड के इतने सारे अलग अलग फॉर्मूले क्यों हैं एक्चुअली। मे बी तो लेते हैं बट उसमें कंफ्यूज होते रहते हैं एक्चुअली। एक सीधी सी बात है ना, हमारे पास पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो के क्यू बाय आर स्क्वायर है। डायपोल का एक्सिस पे कितना होता है 2 kp/r³। इक्वेटोरियल पे कितना होता है kp/r³। एक्सिस पे डायरेक्शन डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में, इक्वेटोरियल पे डायरेक्शन डायपोल मोमेंट के अपोजिट। जनरल पॉइंट पे kp/r³ स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा +1। ठीक है, डायरेक्शंस वहां पे बीटा अल्फा के टर्म में लिखी जा सकती हैं। पॉइंट ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ना, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एक तो वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है और चार्ज कितना है, इन दोनों पे डिपेंड करता है। तो डायपोल की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट चार्ज से अलग है, रिंग की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट चार्ज इन दोनों से अलग है, तो इन सबके इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। तो जब आप इस तरह के क्वेश्चंस करते हो, जैसे जिसमें एक डायपोल है या एक पॉइंट चार्ज है, तो डायपोल के फील्ड का फॉर्मूला अलग लिखना पड़ेगा और पॉइंट चार्ज का अलग, तब जाके किसी पॉइंट का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एक्चुअली। ठीक है ना। तो चलो खैर, इसके साथ देखो मैंने रिंग तो करा दी है, पर रिंग में एक और टॉपिक होता है, हाफ रिंग क्वार्टर रिंग का सेंटर पे, मतलब सर्कुलर आर्क, यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क का उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि रिंग वाला टॉपिक तुम्हारा हो जाएगा, पर डायपोल पूरा हो चुका है, तो जिसका भी डायपोल पेंडिंग था, कुछ भी रहता था, वो डायपोल अपना कंप्लीट कर ले। रिंग के क्वेश्चंस आप कर सकते हो जो खाली रिंग वाले हैं। इसमें ऐसा क्वेश्चन होएगा ना, हाफ रिंग का फील्ड निकालो या क्वार्टर रिंग का फील्ड निकालो, वो छोड़ देना, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास में बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं बचा है हमारा, तो मोस्ट लाइकली क्लास के बाद भी थोड़ा टाइम बच जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में आई विल डिस्कस जो भी हमारा असाइनमेंट वगैरह है, जहां से रह गया था वहां से डिस्कस करूंगा। और दूसरी चीज, हम लोग क्या करेंगे जी अपना, है ना, परसों तो डिस्कशन है ही है पूरा डे। ठीक है जी, तो कल भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा मुझे लगता है डिस्कशन के लिए। ठीक है जी, ओके बेटा जी फिर। ठीक है, चलो मैं बंद कर रहा हूँ फिर इसको। ठीक Thank है you, बेटा, sir. गॉड